अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं अब कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा अपना कि किस तरह आईएमएम अटेम्प्ट अच्छे तरीके से दी जा सकती है। तो उसमें ये है कि मैं एज अ सीनियर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, और उसके अलावा एक ये होता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी लोग पास हुए हैं, इवन के जो लोग फेल हुए हैं आईएमएम की अटेम्प्ट दिया, आप उनसे ना पूछें कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या चीज़ें आई, और किस तरह उनका क्या ख़्याल है कि कितना पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पहले अच्छी बात कर लें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, ये सूरत पारा नंबर 30 सूरत बकरा आयत नंबर 261 है। तर्जुमा, उनकी कहावत जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाना की तरह है जिसे उगाएं 7 बालें हों और हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह उससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च करे उसके लिए 700 गुना सवाब लिखा जाता है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। अच्छा जी, जो है कि आप किस तरह एक आईएमएम की अटेम्प्ट अच्छी दे सकते हैं। देखें, उसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। देखें, एक दो पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है। अच्छा, अब पेपर 2 तो है वो आपकी अपनी स्पेशलिटी का है, जो भी आपकी स्पेशलिटी है। ठीक है, ठीक है। इसके भी 100 नंबर हैं और इसके भी 100 नंबर हैं। समझो 50% इसके नंबर हैं, 50% इसके नंबर हैं। अच्छा, जब आप उसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो जो पेपर 1 है उसके अंदर जो मेजर 4 सब स्पेशलिटीज़ हैं उनके 20-20 एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, केमिकल पैथोलॉजी के 20 हैं, हीमाटोलॉजी के 20 हैं, और हिस्टो के 20 हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के 20 हैं। फर्दर 10 जो हैं वो ब्लड बैंकिंग के हैं, 5 और 5 हैं वायरोलॉजी के, 5 हैं इम्यूनोलॉजी के। अच्छा, अब इस चीज़ को समझें। लेट्स सपोज किसी बंदे की स्पेशलिटी जो है ना वो केमिकल पैथोलॉजी है। देखें, 50% नंबर यानी कि 100 एमसीक्यूज़ प्लस जो 20 एमसीक्यूज़ पेपर 1 में हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 120 हो गए। और 200 में से अगर 120 हों तो ये 60% बनते हैं। जो केमिकल वालों का चक्कर ये है कि इनके दोनों पेपर एमसीक्यूज़ हैं तो इनको 75% स्कोर करना है। अच्छा, जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं, हीम हो गया, लेट्स सपोज हिस्टो हो गया, माइक्रो हो गया, इनको थोड़ी सी आसानी है कि इनका एक पेपर जो पेपर 1 है वो एमसीक्यूज़ है, तो जो बाकी पेपर 2 है वो एससीक्यूज़ बेस है। और इसी तरह फर्दर ऑन वायरो एंड इम्यूनो। ठीक है, लेकिन हम इनको देखें, अगर इन 3 को, तो 20 एमसीक्यूज़ तो इनके वो हो गए, 100 नंबर इनका वो हो गया। ठीक है, 20 और 100, तो सबके 120 नंबर तो हैं ही हैं, और वो 120 नंबर बनते हैं टोटल 60%। अब जिनका एक एमसीक्यूज़ हो और एक वो हो, उनको जो पासिंग जो कि उनको सक्सेसफुल करता है वो 65% स्कोर है, कि 65% स्कोर पर वो पास हो जाते हैं। अगर वो अपनी स्पेशलिटी को ही बहुत अच्छा कर ले तो वो दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि वो पास हो सकते हैं, कोई भी है जिसकी भी स्पेशलिटी है। इवन के वायरो इम्यूनोलॉजी है तो उनके भी तो 5-5 एमसीक्यूज़ हैं, तो वो 105 आ जाएंगे, तो
55% तो वैसे उनके नंबर बनते हैं, उनके 60% बनते हैं। अच्छा, हीमाटोलॉजी वालों को ये फ़ायदा है कि 10 ब्लड बैंकिंग के हैं, उनकी वैसे ब्लड बैंकिंग अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द, ठीक है। ब्लड बैंकिंग के 10 MCQs हैं ना, इसको आपने बहुत अच्छा करना है, और ये कंपैरेटिवली दे आर वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। इनके सवाल बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं बट वेरी इजी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही अप्रोच से ब्लड बैंकिंग को पढ़ेंगे तो आपके 10 के 10 भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी अप्रोच ठीक है, सिर्फ नॉलेज से सवाल नहीं हल होते, दे यू शुड हैव अ वेरी गुड कंसेप्ट, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का इतना जिक्र है ना ब्लड बैंकिंग में, आप पागल हो जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। अच्छा, दो तरह की स्टडीज़ की अप्रोच होती हैं। वन इज़ कॉल्ड रेट्रोग्रेड। जब आपके पास टाइम कम होना, दिस इज़ द वेरी बेस्ट अप्रोच। रेट्रोग्रेड क्या है? मेरी स्पेशलिटी केमिकल पैथोलॉजी है। अब मैं हीमाटोलॉजी के क्या करूँगा, MCQs उठाऊँगा, और ख़ास तौर पे वो MCQs जो पास्ट में आ चुके हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका वही आता है जो आपके पास में। अच्छा, थोड़ी सी एक बात ये याद रखें कि MCQs से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते हैं। MCQs भी रिपीट होते हैं, वो 20-30% रिपीट होंगे, 40% होंगे। ज़्यादातर आपका जो 90% वैसे ही सवाल आ रहे होते हैं जैसे कि वो। अच्छा, अब रेट्रोग्रेड में क्या है, पहले मैं क्या करता हूँ, रेट्रोग्रेड में क्या है, पहले मैं MCQs पढ़ता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। लेट्स सपोज हीमाटोलॉजी है, उसका RBC डिसऑर्डर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ता जाऊँ। अगर मुझे MCQs समझ आ रहा है और वो क्या पूछ रहा है और मैं उसको समझ रहा हूँ, तो मेरी रेट्रोग्रेड अप्रोच यहाँ तक ठीक है। लेट्स सपोज कहीं एक ऐसा चंक आ गया उसके डिसऑर्डर का, लेट्स सपोज आयरन डिसऑर्डर, मुझे थोड़ा सा सही नहीं समझ आ रहे, तो मैं क्या करूँ, थोड़ी एंटीरोग्रेड अप्रोच शुरू कर दूँ। वो क्या है कि मैं टेक्स्ट पढूं, ठीक है, फिर मैं MCQs करूं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरे सवाल आना शुरू हो जाएंगे, मुझे आसान होना शुरू होंगे। देखें, जो एंटीरोग्रेड अप्रोच है ना, वो तब फ़ायदेमंद है, और वो आपकी अपनी स्पेशलिटी में आपने ज़रूर करनी है। जैसे एंटीरोग्रेड है ना, आपकी अपनी जो भी स्पेशलिटी है, आप उसका टेक्स्ट लाजमी पढ़ें। टेक्स्ट पढ़ के आप उसके MCQs की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर टेक्स्ट को रिव्यू करें, फिर MCQs करें। तो ये वाली एंटीरोग्रेड अप्रोच को आप जारी रखें। तो ये क्योंकि आपका चंक भी ज़्यादा होगा और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी इसकी फील होगी। और एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, दूसरों से पूछें क्या पढ़ा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। पास्ट MCQs बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। और उनके टॉपिक्स को समझें कि वो कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई एक डिसऑर्डर होता है, लेकिन लेट्स सपोज आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बार बार आ रहा होगा। लेट्स सपोज हिस्टो के अंदर स्पेसिमन कलेक्शन किस तरह होती है, उससे रिलेटेड बड़े सवाल होंगे। स्ट्रेनिंग से मुतल्लिक बड़े सवाल होंगे, ठीक है। इस तरह केमिकल पैथोलॉजी के ख़ास, जैसे डायबिटीज़ से सवाल होगा, सैंपल किस तरह कलेक्ट किया जाता है वो उसके बारे में सवाल होगा। प्री एंटिकल एरर तो कोई नहीं है, उनके मुतालिक सवाल होगा, ठीक है। माइक्रो के क्या होंगे कि जो बैक्टीरियोलॉजी है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ब्लड बैंकिंग है, उसके जो पास पेपर हैं उनके कंसेप्ट को समझें, उनको सीधा करें। तो ये बड़ा ही इस तरह आपकी अप्रोच आपकी जाती रहेगी। देखें, पढ़ कर आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आप ये हमेशा याद रखने हैं, आप जितने ज़हीन फ़तीन हैं, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो CPS भी आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देगी। बग़ैर पढ़े आप कभी भी पास नहीं होंगे, ठीक है। पढ़कर आप फेल हो सकते हैं, बग़ैर पढ़े आप कभी पास नहीं होंगे। ये कभी नहीं होगा कि आप एक दिन उठेंगे, आपने 15,000 की फ़ीस भरी होगी, वहाँ जाएंगे, CPS भी कहेगा वेरी गुड, आपकी इंतज़ार था, ये लें IMM आपका हो गया, आप पार्ट 2 की तैयारी करें। तो आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही है कि ये कंसेप्ट है, मेरा जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है
रेट्रोग्रेड अप्रोच को ख़ास तौर पे जो आपके माइनर्स है उसमें रखें, एमसीक्यूज़ करें, एमसीक्यूज़ जहाँ ना समझ आए फिर टेक्स्ट पढ़ लें, फिर एमसीक्यूज़ कर लें, ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ ओरिएंटेड अप्रोच रखें, ठीक है। और माइनर्स को जितनी जिसका चंक है ना, ठीक है, जिसका जितना चंक है, लेट्स सपोज वायरोलॉजी के 5 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के 5 हैं, ब्लड बैंकिंग के 10 हैं, ठीक है। तो मैं जिसकी जितनी वर्थ है ना उसको उतना ही टाइम दूँ, ठीक है। अगर हीम के 20 हैं तो मैं उनको 20 के हिसाब से टाइम दूँ, वायरोलॉजी को 5 के हिसाब से टाइम दूँ। तो ये हमेशा बात याद रखें, अपने टाइम को उस तरह डिवाइड करें और देखें कि लेट्स सपोज आपकी जो अपनी स्पेशलिटी है ना, वो जो पेपर 2 है, ठीक है, जो आपका जो पेपर 2 है, जो आपकी अपनी स्पेशलिटी का है, दिस इज़ द सबसे बड़ा चंक इसी का है। तो इसको अच्छा करें और अपने सीनियर से पूछते रहें, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं अगर इन केस आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।